हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप 12th क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको नए नए चैप्टर अच्छे लग रहे होंगे, है ना। और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें भी समझ आ रही हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई, आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो। ठीक है, बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे भाई जब आप प्यार दिखाते हो। और हमें और मन करता है कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स लेके आएँ। आपका मतलब जो भी आपके परसेंटेज आपने सोच रखी है ना, वो आपको दिलवाने में हम आपकी हेल्प करें। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का 12th हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशंस, जिसमें है आज लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कोशिश करेंगे सिलेबस आपका बोर्ड्स के हिसाब से सिलेबस आपका अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और आपके बोर्ड्स में आपने जितने का टारगेट लिया हुआ है उतने नंबर ज़रूर आएँ। ठीक है, ये चैनल आपको पूरी पूरी हेल्प करेगा आपके बोर्ड्स तक। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, सैम्पल पेपर सोल्व करने वाले हैं, PYQ सोल्व करने वाले हैं। इवन आप देख भी रहे हो, हम यहाँ पे मेंस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपके CBSE में जो न्यूमेरिकल आएंगे या सिंपल आएंगे, वो आप बहुत आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। और वहीं पे इसके नीचे एक आपको डाउट ग्रुप का लिंक भी मिल जाता है। ठीक है, आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जितने भी आपके डाउट हैं पूछ डालो। बच्चे वहाँ पे बहुत बातें करते हैं। ठीक है, मतलब मेरे से बातें करते हैं। ठीक है, आपने डाउट पूछते हैं किसी के भी रिगार्डिंग, जो भी आपके डाउट है, आपसे पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, आपको गाइडेंस चाहिए, सब कुछ आप ले सकते हो। तो प्लीज़ उस डाउट ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं आपके पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, तो आई होप आपने पहले 3 लेक्चर देख लिए हैं सॉल्यूशन के बहुत अच्छे से। और आज है हमारा 4th लेक्चर। लास्ट हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ लिक्विड का। तो हमने जाना था कि वेपर प्रेशर जो है हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे ये डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो यार, आपके पास एक ये कंटेनर है जिसमें आपने लिक्विड फिल किया हो। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया है? लिक्विड फिल किया है। आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? वेपर्स बने हुए दिखाई देंगे। ठीक, ये क्या था आपका? प्योर लिक्विड। और ये क्या बने? उसके वेपर बने। ये प्रोसेस समझ आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीप जाके हम अगर हम देखें, अब ये जो लिक्विड है बेटा, लिक्विड में लिक्विड्स की जो यहाँ पे ड्रॉप्स होंगी, ठीक है, इनके बीच में आप बताओ, क्या यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होंगी? सॉलिड लिक्विड गैसेस में सब में क्या होती है? अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, जिससे वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। होंगी। ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से। ओके, वेरी गुड। अब जितना भी ये लिक्विड है, इसमें ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, है भाई, ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं हमारी, ये क्या हमने डिनोट की हैं? अट्रैक्शन फोर्स। अब हमने बात की थी कि यहाँ पे आप इसको क्या दोगे? हीट दोगे। हीट दोगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। हीट दोगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, है ना। अब हीट से हम करते क्या हैं? हीट से हम करते क्या हैं बेटा? हीट से हम इन अट्रैक्शन फोर्सेस को ही तो ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, हीट से हम क्या करते हैं? इन अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। और जब ये ब्रेक होंगी, ठीक है, जब ये ब्रेक होंगी, तभी तो लिक्विड, ये लिक्विड के मोलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर्स में। तभी तो आपको क्या मिलेगा? पेपर मिलेगी। मीन्स आपको ये ब्रेक करने हैं। ठीक है, आपको ये क्या करना है? ब्रेक करना है। और जितनी जल्दी ये ब्रेक होंगे, जितने ज़्यादा ये ब्रेक होंगे, देखो, जितने ज़्यादा ये ब्रेक होंगे उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। मान लो ये सिर्फ ये 2 ब्रेक हुए, है ना, तो ये 2 के क्या बन जाएंगे? वेपर बन जाएंगे। 4 ब्रेक होंगे तो 4 के वेपर बनेंगे। तो मतलब जितने ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे? ब्रेक होंगे, उतने ज़्यादा क्या बनेंगे?
वेपर बनेंगे। अब अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, टू ब्रेक अट्रैक्शन फोर्सेस, टू ब्रेक अट्रैक्शन फोर्सेस वी हीट द सब्सटेंस। हम सब्सटेंस को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब जितनी जल्दी ये टूटेंगे, अगर ये अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, अगर ये अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, आप हीट दे रहे हो, ये टूट ही नहीं रहे। ठीक है, ये टूट ही नहीं रहे, तो क्या वेपर बनेंगे? नहीं बनेंगे, है ना? तो मतलब अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग हुए, अगर हमारे अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हुए, ये टूटेंगे ही नहीं। टूटेंगे नहीं तो वेपर क्या होगा? कम बनेगा। वेपर क्या बनेंगे? कम बनेंगे। वेपर कम बनेंगे तो बेटा वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो मतलब अगर अट्रैक्शन फोर्सेस मेरे स्ट्रांग हैं तो वेपर प्रेशर मेरा क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, है भाई, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, टू अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने आपके वेपर क्या होंगे? कम बनेंगे। उतने ही वेपर क्या होंगे? कम बनेंगे। और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब सर ये तो चलो हमें समझ आ गया, अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो वेपर क्या बनेगा? कम बनेगा। लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्सेस हमें कैसे पता चलेगा किस में ज़्यादा है किस में कम है? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू तो देगी नहीं, और आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा ऐसे तो, है ना? तो कुछ तो बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे जानेंगे किस में अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं और किस में अट्रैक्शन फोर्सेस कम हैं? तो अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में अगर हमें पता करना है किस में कम होते हैं किस में ज़्यादा होते हैं, तो देखो, जो पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर होंगे उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है नॉन पोलर के कंपैरिजन में। नॉन पोलर से क्या होता है? ज़्यादा होता है पोलर में। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट। अब यही तो आपकी दुखतीनस है ना, क्लास 11th पे बात नहीं जानी चाहिए। तो अब सर ये पोलर और नॉन पोलर नहीं पता, है ना? अब ये पोलर और नॉन पोलर नहीं पता, तो बेटा क्लास 11th में, है ना, क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। इसका क्या नाम था? केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में वहाँ पे हमने सीखा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। अब ये डाइपोल मूवमेंट, सर अब अभी तो केमिस्ट्री में बता रहे हो, फिर फिजिक्स में भी आ चुका है ये तो, डाइपोल मूवमेंट म्यू लिखते हैं, इज नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? जिनका डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। अब चेक कर लो भैया, जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है वो क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो अब मैं चेक करना बताता हूँ किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अगर आपने जीरो चेक करना सीख लिया तो नॉन जीरो तो अपने आप पता चल जाएगा। कंडीशन फॉर म्यू इज इक्वल टू जीरो, डाइपोल मोमेंट किस कब हमारा जीरो होता है, हम मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं। रीज़न क्या? अगर सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? बीच वाला एटम भाई, इतना तो पता है देखो।
ठीक है, सेंट्रल एटम पे 0 लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, और सब्सिडरी एटम सेम है, एंड एंड सब्सिडरी एटम आर सेम। सारे के सारे सब्सिडरी एटम क्या है, सेम है। तो उस केस में डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। उस केस में डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अब आपको ये नहीं करना कि आप 11th उठा के बैठ जाओ, है मेरे को तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती सर। किसने कहा है? मैंने कहा है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, नहीं पढ़नी, जितना ये इन्फॉर्मेशन दिया है बस ये पढ़ो। ठीक है, ये एक स्लाइड इतनी बहुत है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 11th की, वहाँ वहाँ पे आपको बताएंगे। अब ऐसा नहीं है जब ऑर्गेनिक आएगी तो पूरी की पूरी जीओसी आपको दोबारा कराई जाएगी, नहीं ना। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल CH4, चेक कर लो भाई, है कार सेंट्रल एटम। देखो, अब कोई कहेगा स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, बनाना है ही नहीं, मैंने स्ट्रक्चर की भी बात नहीं की। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। तो अगर इसमें भी दिक्कत आती है तो वो, और ये क्या है हमारे जो इसके साथ लगे हुए हैं, ये हैं हमारे सब्सिडरी एटम। अब सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और सब्सिडरी एटम सेम है, हैव सेम सब्सिडरी एटम। देयरफॉर इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा, एंड CH4 इज नॉन पोलर। क्या हो जाएगा ये, नॉन पोलर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। एक और, BF3। ठीक है, BF3। अब अच्छा, किसी बच्चे को ये भी डाउट आ सकता है भाई कि लोन पेयर सर हमें कैसे पता चला जीरो है। भाई उसको वैलेंसी देख लो ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लो उसके पास कितने हैं और बॉन्ड कितने बना रखे हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं, बॉन्ड कितने बना रखे हैं। अब बोरोन है, ग्रुप 13 का है, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 3 F जुड़े हुए हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो सेंट्रल एटम बी के पास जीरो लोन पेयर, एंड सेम सब्सिडरी एटम। ठीक है, सारे के सारे F ही लगे हुए हैं, सेम सब्सिडरी एटम है। देयरफॉर म्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। क्या होगा ये, नॉन पोलर होगा। ठीक है, SF6 सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली से ग्रुप 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और 6 के 6 किससे जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन से। FF लगा हुआ ना, 6 F लगे हुए हैं। तो ये क्या होगा, कोई इसके पास जीरो लोन पेयर है, एंड सेम सब्सिडरी एटम। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब ये कैसा है, नॉन पोलर है। ये कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, और एग्जांपल लो, SO3। अब सल्फर, अगेन 16 ग्रुप, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चा गलती क्या करेगा, बच्चा गलती करेगा कि भैया ऑक्सीजन, है ना सर, ऑक्सीजन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खाली हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तो लोन पेयर बन रहा है। भैया ऑक्सीजन अगर सब्सिडरी एटम की तरह काम करता है तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर सब्सिडरी एटम की तरह काम करता है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब वाटर का केस मत ले लेना, वो अलग होता है, उसका रीज़न अलग होता है। सब्सिडरी एटम कैसे चेक किया जाता है, सेंट्रल एटम कैसे चेक किया जाता है, वो भी अलग होता है। यहाँ पे जस्ट पूरी की पूरी 11th नहीं कराई जाएगी। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़ीरो लोन पेयर हैं। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर SO3 में किसी को दिक्कत आ रही है तो ज़ीरो लोन पेयर एंड सेम सब्सिडरी एटम।
तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो का मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर है। अब अगर एक एक भी लोन पेयर आ गया, जैसे किसी के भाई की बात कर लेते हैं, SO2, क्या होगा, SO2 बना के देखोगे एक लोन पेयर आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया। बच गया तो ये ज़ीरो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, पोलर। तो SO2 क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक। PF3, फॉस्फोरस, 5, है ना, 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 तुम्हारे क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया। लोन पेयर बच गया तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, ये भी क्या होगा, पोलर। ठीक है, तो समझ आ गया, आई होप क्लियर है। क्लियर है। तो अगर ऐसे ही अब क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल कैसे आते हैं, मान लो हमें क्या दिया हुआ है, CH4 एंड SO2, इसका वेपर प्रेशर P1, इसका वेपर प्रेशर P2। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर P1, इसका वेपर प्रेशर P2। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। P1 इज इक्वल टू P2, P1 ग्रेटर देन P2, या P1 लेस देन P2, या कांट से। कांट से। ठीक है, हम नहीं बता सकते, हम अभी भी गधे के गधे ही हैं। ठीक है, हम नहीं बता पाएंगे, है ना। ऐसा तो मेरे हिसाब से इस बैच में कोई नहीं होना चाहिए। तो CH4 क्या है बेटा, नॉन पोलर। नॉन पोलर है, मतलब इसके, अब देखो देखो देखो, शुरू से शुरू करते हैं। CH4 नॉन पोलर, नॉन पोलर है, तो मतलब इसके अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, वीक होगा। अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। SO2 अभी बताया पोलर है, पोलर है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर, वेपर कम बनेंगे, और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या लगेगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आया, P1 का। P1 इज ग्रेटर देन P2। क्लियर। तो मुझे यहाँ से ये भी पता चलेगा कि भैया पोलर है तो उसका वेपर प्रेशर कम, नॉन पोलर है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर एम्प्टी स्लाइड ये रही, चलो, अगर ऐसा आ जाए, हाइड्रोजन एंड CH4, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर P1, इसका वेपर प्रेशर P2। अगेन वही सेम चीज़ें हैं, P1 इज इक्वल टू P2, P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2, या फिर हम नहीं बता सकते, कांट से। अब सर चेक कर लेते हैं, हम हमें चेक करना बताया, H2 नॉन पोलर, CH4 भी नॉन पोलर ही था। अरे, अब ये नॉन पोलर ही आ गए। ठीक है, नॉन पोलर ही आ गए। अब कैसे चेक करेंगे, अगर कभी ऐसा केस बन जाए जहां पे दोनों ही क्या है, नॉन पोलर हैं, देन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में फंसते हैं। अब मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा दिख रहा है भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है, CH4 का मीथेन का ज़्यादा है ना। मीथेन का ज़्यादा है तो उसके वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मोलिकुलर वेट क्या है, ज़्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट क्या है, कम है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा,
कम होगा, और CH4 का क्या है, P2, P2 कम है तो P1 ज़्यादा, ऑप्शन नंबर। बताओ, समझ आया? क्लियर है? ठीक है ना? तो ऐसे हमें करना होता है। अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के आपको सब्सटेंसेस दे दें, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आई होप आपको मज़ा आया, आपको समझ आ गया। तो दोनों इफेक्ट हमने कर लिए, टेम्परेचर वाला भी कर लिया था लास्ट क्लास में, और आज हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का पढ़ा था, ठीक है? अभी हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था बेटा प्योर लिक्विड का। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन का, ठीक है? अब हम क्या किसका पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन का पढ़ रहे हैं। अब सॉल्यूशन का देखो कैसे। मान लो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। अभी तक यहाँ पे क्या था, एक ही लिक्विड की बात हो रही थी। अब सॉल्यूशन है और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो मान लेते हैं इसमें एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी का ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक? अब कितना है लिक्विड ए, है भाई, कितने कितने ग्राम लिक्विड ए लिया है, कितने ग्राम लिक्विड बी लिया है ना? तो लिक्विड ए मान लेते हैं हमने क्या लिया, लिक्विड ए की कंपोजिशन एक्स ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और लिक्विड बी कितना है, एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे जब इनको हीट करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा, वेपर्स बनेंगे। और अभी के केस में दोनों लिक्विड ऐसे हैं जो वेपर बना सकते हैं, ठीक है? दोनों लिक्विड हमारे ऐसे हैं जो वेपर क्या हो सकते हैं, बना सकते हैं। बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल। कंडीशन क्या मार्क कर देंगे, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब दोनों जो वेपर बनाएंगे। क्लियर? अब हमें सॉल्यूशन का बताना है। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो इसकी हेडिंग है राउल्ट्स लॉ, मैं तभी बता सकता हूं बेटा अगर ये सॉल्यूशन क्या है, मेरा आइडियल है, ठीक? इस की वेपर प्रेशर के लिए कंडीशन क्या है मेरी, कंडीशन है कि सॉल्यूशन जो आपका बना वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है सर? आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब है, देखो अब यहाँ पे लिक्विड ए है, लिक्विड ए और ये भी लिक्विड ए, इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई क्या है, अट्रैक्शन है आपस में। और यहाँ पे लिक्विड बी भी है, इनके बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन है। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है, आपने इन दोनों को मिक्स किया, तो बेटा ए और बी के बीच में भी क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। किसी भी तरीके की हो इंटरेक्शन तो होगी ना। तो ये तीनों इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब ए की जो इंटरेक्शन है, बी की जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, और जब आप इनको मिक्स करते हो और उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस बनते हैं, ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक? और दूसरी बात कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पे। पता चले लिक्विड ए और लिक्विड बी मिलके कुछ और रिएक्ट ही करके कुछ और ही बन गया, ठीक है? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। क्लियर? समझ आ गया? और क्या हमने गिवन है, इस कंडीशन को मैं एक बार बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है? ये कंडीशन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। राउल्ट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है।
एक मिनट बेटा, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, उसके कारण फ्रेम में गड़बड़ आ गई थी। चलो, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, जो राउल्ट्स लॉ है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है बेटा, अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। ठीक है, क्लियर है। और क्या हमें दिए हैं, और क्या दिया है हमें, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हमें मोल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू काई ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन इक्वल टू काई पी। ठीक है, और हम मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए is equal to P naught A and vapor pressure of pure liquid B is P naught B। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो भाई, इसमें हमारे दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। यहीं पे समझाता हूँ, हमारे दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड ए, ठीक, और एक लिक्विड बी। ए के अकेला ए है, तब जब वेपर बने उसका वेपर प्रेशर पी नोट ए, का वेपर प्रेशर हमने कितना माना, पी नोट ए, जो अभी तक हम पढ़ते आए थे प्योर लिक्विड का। अब इसका जब खाली इसमें लिक्विड बी भी है तो इसका पी नोट पी, आपने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया। आपने क्या करा, अब ए प्लस बी हो गया, यहाँ पे मिक्स हो गया, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, समझ आया, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हमने क्या कहा कि भाई कितना मिक्स करा, बराबर बराबर मिक्स करा है, हमें नहीं पता, मान लिया हमने, भैया हमने एक्स ए, ठीक है, एक्स ए, एक्स ए मोल्स ए के पुट करे और एक्स बी मोल्स बी के मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया। तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना, ए कितना लिया है, बी कितना लिया है, तो उसी के लिए हमने क्या लिया, ए के हमने मोल फ्रैक्शन लिया, बी का भी हमने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन। और ये तो मेरे को पता है भैया, अगर प्योर लिक्विड ए होता तो उसका वेपर प्रेशर मैं काउंट कर सकता हूँ, उसका वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, जो हम निकाल सकते हैं। और ऐसे ही मुझे बी का भी पता है। ठीक है, अगर बी का, सिंपल सी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकली आपको क्या लग रहा है, जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे जो आएगा, वो वेपर प्रेशर ए का और वेपर प्रेशर बी का दोनों को ऐड कर दो, है ना, यही होना चाहिए ना, कॉमन सेंस भी हमारी यही कह रही है। तो यही चीज़ हमें राउल्ट्स लॉ ने भी बताई, सॉरी, यही चीज़ हमें राउल्ट्स लॉ ने भी बताई, जो हमारी कॉमन सेंस हमें बता रही है, वही हमें क्या बता रहे हैं, राउल्ट्स लॉ भी बता रहे हैं। तो साइंस इतनी भी मुश्किल नहीं है, आपकी कॉमन सेंस बस सही से काम करती रहनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, is equal to sum of vapor pressure of liquid A and liquid B, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का जो प्रेशर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा देखो, जब आपने यहाँ पे मिक्स किया, ए का वेपर प्रेशर पी नोट ए है, क्या वो यहाँ पे भी पी नोट ए ही होगा, सोच के बताओ भैया, यहाँ पे पी नोट ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्योर लिक्विड ए तो है नहीं, ए की इंटरेक्शन, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स बी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, समझ आया। तो यहाँ पे हमें
जो ए का प्रेशर है और जो बी का प्रेशर है, वो खाली हम पी नोट ए नहीं ले सकते, ये स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? हमें क्या पता कि भैया ये भी तो डिपेंड करेगा ना, वेपर कितना हमने ए डाला, कितना है यहाँ पे हमने ए कितना डाला है, एक्स ए। मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है हमने कितना, एक्स ए। तो मोल्स पे भी तो डिपेंड करेगा ना कितना डाला हुआ है, बी कितना डाला हुआ है, इनके बीच की इंटरेक्शन। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे भी नहीं बोला कि स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या बोला है, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, हमारे सिलेबस में दो ही हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है इसलिए ए और बी आ रहा है। अगर और होते सॉल्यूशन में 3 4 5 जितने भी होते, उन सबका क्या कर दो, ऐड कर दो, उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ये पी ए, पहली बात तो मैं यही लिख दूं, ये पी नोट ए के बराबर नहीं है। और ऐसे ही पी नोट बी के बराबर नहीं है। बेटा पी नोट ए पी नोट बी तो तब है ना जब एक कंटेनर के अंदर, एक खाली कंटेनर के अंदर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, खाली कंटेनर के अंदर आपने ए ही लिया हुआ है या बी ही लिया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों मिक्स होके आए हैं, तो इनका वेपर प्रेशर अलग होगा। ठीक है, इनका वेपर प्रेशर अलग होगा। इसका क्या होगा देखो, कैसे निकालते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर हमें निकालना है, अब प्योर का नहीं निकाल रहे, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर क्या होता है सर? ये वही है जो प्योर लिक्विड का होता है। ठीक है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, आइए, इनटू इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज पी नोट ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन, जिसे हमने पी ए लिया है, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, पी नोट ए काई ए, पी नोट ए काई ए। और इसी तरीके से हम लिक्विड बी का भी निकाल सकते हैं। क्या कर दो, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड बी कर दो, ये पी बी हो जाएगा। ठीक है, पी बी कितना आ जाएगा, काई बी, जितने उसके मोल्स हैं या मोल फ्रैक्शन है, जितनी उसकी कंपोजिशन है, इनटू उसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। ठीक, तो राउल्ट्स लो अब हमारा क्या कहता है, देखो। राउल्ट्स लो ने क्या कहा, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। जितने भी लिक्विड हैं उन सभी को क्या कर दो, उन सभी के प्रेशर को जोड़ दो, के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने पी ए की वैल्यू आई हमारी, पी नॉट ए का ये, और पी बी की वैल्यू आई, पी नॉट बी का ई बी। तो वो वैल्यू पुट करो, तो पी टी क्या आएगा, पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ई बी। ये है आपके राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, व्हेन बोथ लिक्विड ए एंड बी आर वोलेटाइल। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ व्हेन both liquid A and B
आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वेपर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो मैं आगे इसको सारे पैरामीटर्स में भी लिख देता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, या फॉर्मूला शीट बनानी है, तो उसको ऐसे बनाना है, ठीक है। वेयर पी टी क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नोट ए एंड पी नोट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी, ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। काई ए काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा राउल्स लॉ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, इसी इक्वेशन को थोड़े तरीके से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास इक्वेशन क्या है? पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, है ना। अब एक रिलेशन हमें ये भी पता है, काई ए प्लस काई बी कितना होता है? 1। तो काई ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 माइनस काई बी। या काई बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 माइनस काई ए। मतलब किसी के भी एक के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो। जैसे यहाँ से मैं बी को एलिमिनेट करता हूँ और ए की फॉर्म में लिखता हूँ। पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी। काई ए को कैसे लिख लेंगे? 1 माइनस, ओ सॉरी, काई बी को कैसे लिखें? 1 माइनस काई ए। इसको ओपन करें तो ये क्या बनेगा? पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी काई ए। तो यहाँ से इस टर्म में से काई ए कॉमन आ सकता है, और ये क्या बनेगा? पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू काई ए प्लस पी नोट बी। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। और सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, पी टी अगर काई बी की टर्म में लिखना है, यहाँ पे ये किसकी टर्म में है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की टर्म में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और अगर आपको बी की टर्म में लिखनी है तो पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू काई बी, और यहाँ पे आ जाएगा पी नोट ए। ठीक है, ये किसकी टर्म में होगी? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये बी की मोल फ्रैक्शन की टर्म में होगी। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आएगा। देखो, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस क्लास को रैप अप करेंगे, ताकि आप राउल्स लॉ अच्छे से रिवाइज कर पाओ, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्राफ देखेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है एट 363 केल्विन। क्वेश्चन आसान है, एक बार पढ़ो और करके देखो। मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। एट 363 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 21 किलो पास्कल। अब ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज पी नॉट ए, ये प्योर की बात हो रही है। और बी का ये है, ये पी नॉट बी। 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी आर मिक्सड। 1 mole of A and 2 moles of B are mixed. Assuming the solution is ideal,
सॉल्यूशन क्या बोला है उन्होंने? आइडियल। सॉल्यूशन आइडियल बोला है, मीन्स वी कैन अप्लाई राउल्ट्स लॉ, मीन्स वी कैन अप्लाई राउल्ट्स लॉ। पता तो लगना चाहिए ना कब हम लगा सकते हैं कब नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछा हुआ है। अब वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा भाई? देखो, हमें दिया हुआ है पी नोट ए, हमें दिया है 21 के पी ए, क्या है? किलो पास्कल। ठीक है, ये यूनिट है, किलो पास्कल में दिया हुआ है। पी नोट बी क्या है? 18 किलो पास्कल। और हमें क्या दे दिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 2, और पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब यहाँ से दोनों के मोल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हो। काई ए क्या होगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब 1/2 + 3, 2 + 1 3। ऐसे ही काई बी भी यहाँ पे आ जाएगा भाई। काई बी क्या आ जाएगा? 2/3, है ना? तो यहाँ पे पुट करो, पी नोट ए इज 21 इंटू 1/3 प्लस पी नोट बी 18 इंटू 2/3। तो ये कितना आ गया? 7 + 12 विच इज इक्वल टू 19 किलो पास्कल। टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना आ गया बेटा? 19 किलो पास्कल। ये आंसर 2021 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो तैयारी ऐसे ही होती है। आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और आपको वो कैसे कैलकुलेट करनी है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से, है ना? पहले भाई बढ़िया वाला कर लें, है ना? मेंस का हो गया, अब आपको एनसीईआरटी के इजी लगेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। देखो, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है, mmHg भी प्रेशर की यूनिट होती है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। तो प्योर लिक्विड का दिया हुआ है, मीन्स पी नोट ए हमें दिया हुआ है 450। अच्छा, अटेम्प्ट अच्छे से करना भाई, बोर्ड्स में आपको लिख के आना है, थ्योरी लिख के आनी है, और वो बहुत अच्छे से लिख के आनी है। यहाँ पे गिवन विवन सब कुछ लिखना। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन हमें निकालनी है। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, टोटल वेपर प्रेशर पी टी की वैल्यू हमें दे दी 600 mmHg। ठीक है, तो टोटल वेपर कंपोजिशन, हाँ हमें क्या निकालनी है? कंपोजिशन। ये मीनिंग आपको पहले ही पता होगा, कंपोजिशन का मीन्स काई ए एंड काई बी की वैल्यू बतानी है सॉल्यूशन के अंदर, काई ए और काई बी कितना है। ठीक, तो हमें पता है पी नोट पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी या काई बी, जो भी बोलना है आपको। अब एक वेरिएबल, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल नहीं सोल्व करते, तो किसी एक ही टर्म में हम ले आते हैं। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख लेते हैं? पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू काई ए प्लस पी नोट बी। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, पी टी 600, पी ए 450 माइनस 700 इंटू काई ए ये निकालना है, प्लस पी बी 700। तो ये कितना हो गया? यहाँ से 600 इज इक्वल टू माइनस 250 इंटू काई ए प्लस 700। ठीक है, तो यहाँ से -250 काई ए इज इक्वल टू -100। तो काई ए की वैल्यू क्या आएगी? 100/250। तो ये क्या आया? 2/5। काई ए की वैल्यू क्या आई हमारी? 2/5। काई बी कितना आ जाएगा? 3/5, है ना?
काई ए की वैल्यू आई 2/5, काई बी कितना आएगा 1 माइनस काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू 3/5। यही हमें निकालना था, काई ए और काई बी। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे आपका एनसीईआरटी के हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सैम्पल पेपर के हो, जेई मेंस के हों, एडवांस के हों, सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे टाइप के आपके है ना कवर हो जाएंगे, और आप बेफिक्र होके पेपर में जाके बैठ सकते हो और बोल सकते हो कि भैया हम तो ट्रेंडिंग ट्यूटर से पढ़े हुए हैं, न्यूमेरिकल जितने मर्जी आ जाएं आराम से सोल्व हो जाएंगे। चलो, एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर इन टोर, टोर भी भैया किसकी यूनिट है, प्रेशर की ही यूनिट है टोर, ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय P इज इक्वल टू 199x प्लस 135। कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, P इज इक्वल टू 119x प्लस 135। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली। वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो ये है x क्या है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल के लिए मैं m यूज़ कर रहा हूँ और इथाइल अल्कोहल के लिए मैं E सब्सक्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये टोटल वेपर प्रेशर कैसे लिखा हुआ है, 119 इंटू एक्स एम मिथाइल अल्कोहल प्लस 135। अब ये मिथाइल अल्कोहल की टर्म में है, तो अगर मैं अपनी इक्वेशन बनाता, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर मिथाइल अल्कोहल की टर्म में कैसे लिखा जाता है भाई, एक बार अपने आप लिख के देखो। मिथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड माइनस इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड इनटू मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल के प्लस इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड, है ना। क्या आपने भी ऐसे ही लिखा, बहुत बढ़िया, अगर आपने भी ऐसे ही लिखा है तो अब यहां से जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, P नोट E मेरा कितना आ रहा है 135 और P नोट M माइनस P नोट E की वैल्यू क्या आ रही है 119। तो मतलब यहाँ से P नोट M मेरा क्या आ गया 119 प्लस P नोट E, और P नोट E की वैल्यू क्या है 135। ठीक है, तो ये ऐड करके कितना आएगा 2 3 2 4 और 1 5 4। यही मुझे स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ही मुझे निकालने थे। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। तो क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है, समझ आ गया। तो इसीलिए कहा था मैंने, वो जो ये इक्वेशन हम जैसे लिखते हैं, ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए और इनको बोलना भी आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने क्या किया, अपना राउल्ट स्लो स्टार्ट कर दिया है, राउल्ट स्लो स्टार्ट हो गया है। कल इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और भी जो इसके इतने टाइप्स हैं और क्वेश्चंस हैं, सब कुछ हम करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहो और इसको शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।